नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बिगिन टू लर्न पर, जहां आप सीखते हैं ग्रामर बेसिक से एडवांस तक पूरी गहराई से और बिल्कुल आसानी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे वर्ब का इंट्रोडक्शन, संपूर्ण परिचय। क्योंकि वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए, समय ज्यादा ना लगे, वीडियो लंबी ना हो, केवल आज इंट्रोडक्शन ही होगा और उसके बाद हम एक एक भाग को उसका यूज करेंगे, उसके नियम समझेंगे। तो अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की कड़ी में नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है और आज आ चुके हैं वर्ब तक। और उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही दरख्वास्त वापस से कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में, चाहे वो किसी भी क्लास से या किसी भी बोर्ड से संबंध रखता है, सबको परिचय करा दें जिसको ग्रामर सीखनी है। ग्रामर बिल्कुल आसानी से और गहराई से समझाई जा रही है। इसके बाद आपको शायद ही कहीं मौका मिलेगा ग्रामर सीखने का। तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को हिट करिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, लेट्स बिगिन टू लर्न वर्ब। तो आज हम सीखेंगे वर्ब का इंट्रोडक्शन। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि ये वर्ड जो है, वर्ब, ये आया कहां से। क्रिया, कहीं ना कहीं से तो इसका कोई ना कोई उद्गम स्थल तो होगा, कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि चैम्बर्स डिक्शनरी हुआ करती थी 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में आपकी एक चैम्बर्स डिक्शनरी हुआ करती थी। डिक्शनरी का नाम था चैम्बर्स। ठीक है सर। उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, चैम्बर डिक्शनरी के हिसाब से तो ये आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अकॉर्डिंग टू चैम्बर डिक्शनरी, वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which means to be। ठीक है सर, जिसका मतलब होता है होना या करना। ठीक है। इसके बाद और हम थोड़ी सी गहराई में जाएं कि चलिए ठीक है, तो चैम्बर्स डिक्शनरी के हिसाब से होगी, 20th सेंचुरी की बात है ये। उसके और पहले चलें तो हम जानते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन जो है आपका वर्ब का, वो है आपका लैटिन वर्ड। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वर्बम। इसको आप ध्यान रखेंगे, लैटिन वर्ड है आपका वर्बम। इस शब्द से इसका उद्गम हुआ है, ये आपका ओरिजिन लेटर है, जिसका मतलब होता है, वर्बम का मतलब भी होता है टू डू, करना। ठीक है, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब होगा करना। ठीक है सर। तो यहां तक अब हमने समझ लिया है कि क्रिया आया कहां से, शब्द क्रिया हमारे इंग्लिश ग्रामर में आया कहां से। तो ये 20th सेंचुरी चैम्बर्स डिक्शनरी की बात करें, तब वहां लिखा हुआ कि एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है करना। ठीक है सर। और अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है करना, या फिर इसे हम दूसरा शब्द बोल देते हैं वर्बल मीनिंग। इसका पूरा वर्ड जो है वो है वर्बल मीनिंग। ठीक है सर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन देने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी चीज समझ लें कि क्रिया वह शब्द होता है जिसके बिना सारे के सारे आपके वाक्य जो है वो निरर्थक हो जाएंगे, इनका मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी भी लेटर में इफ देयर इज नो वर्ब इन सेंटेंस, ठीक है, तब क्या होगा? ऑल सेंटेंस, all sentences will be meaningless।
आपके सारे के सारे शब्द जो हैं, आपके जितने भी वाक्य हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस वो अर्थविहीन हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है सर। तो अब अर्थ निकालने के लिए देखिए, जैसे मैं एक यहां पर एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैं लिखता हूं यहां पर स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, मैंने लिखा स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर बुक्स। छात्र अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो रीडिंग है वो आपकी वर्ब है, तो हमारी समझ में आ रहा है कि छात्र क्या कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। और मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, स्टूडेंट्स आर, यहां डॉट 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 डॉट, फिर मैं लिखता हूं देयर बुक्स। मतलब कहने का यह है कि मैंने यहां से जो वर्ब है वो हटा दिया। तो स्टूडेंट्स आर देयर बुक, कोई मतलब समझ में आ रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है? कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये आपका सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो गया है। ठीक है। और ऐसे ही ये तो रहा आपका, ये जो सेंस है ये टू बी का सेंस है, कुछ होना। ठीक है। और दूसरा सेंस जो है इसका, दूसरा जो सेंस होगा वो सेंस ये होगा इसका कि किसी भी पर्सन से, मीन्स मैं लिख सकता हूं कि आपके जो वर्ब है वो ऐसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन का, मीन्स मैं लिख दूं यहां व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। ठीक है, मीन्स बताएगा कि कोई भी पर्सन और कोई भी थिंग क्या कर रहा है, ऐसे करके। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एग्जांपल लिखता हूं। देखिए मैं लिखता हूं इधर, सीता इज थिंकिंग। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं सीता थिंग्स, सीता गाना गाती है। ठीक है सर। तो यहां जो आपका पर्सन सीता, ये तो बात करें किसी पर्सन और कोई वस्तु जो कर रही है, कुछ भी काम कर रही है वो बताएगा। तो सीता इज सिंगिंग या फिर सीता सिंग्स, वो आपका पर्सन है सीता, और काम क्या है उसका? काम है सिंगिंग का, वो गाना गा रही है। तो यहां सिंग्स क्या है आपका? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट मैं लिखूं, मैं लिखता हूं व्हाट इज टू बी डन टू अ पर्सन। ठीक है, मैं लिख देता हूं दूसरा यूज यहां, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए कुछ किया जाए तब की स्थिति में। ठीक है, टू अ पर्सन, अगेन से पर्सन और थिंग, यहां पर हमारा पर्सन और थिंग ही मायने रखेगा हर बार। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए कुछ किया जाए, यहां किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा कुछ किया जा रहा था, यहां किसी वस्तु या व्यक्ति पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए शी इज पॉइजन्ड। उसे जहर दे दिया गया है या उसे जहर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां शी जो है कोई पर्सन ही होगा आपका। ठीक है, उसे जहर दिया गया है, अब उस पर कुछ किया गया है, उसके लिए कुछ किया गया है। तो यहां एक एक्टिविटी ये भी आ रही है, किसी के लिए कुछ किया जाएगा। तो शी इज पॉइजन्ड, उसे जहर दिया गया है। ठीक है, और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, द विंडो पेन इज ब्रोकन। द विंडो पेन इज ब्रोकन। खिड़की का दरवाजा है वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो वो टूटा हुआ कभी किसी ने तोड़ा होगा तभी तो उसे तोड़ा गया है, तब जाके वो टूटा है। तो यहां से हमें समझ में आया कि यहां पर किसी भी पर्सन पर या किसी भी थिंग पर कोई एक्शन किया जाता है।
ठीक है सर। या फिर तीसरी चीज जो यहां आती है वो ये आती है कि कोई भी पर्सन कैसा है। ठीक है, तो तीसरी बात जो आती है निकल के वो ये आती है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई भी व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है। ठीक है सर, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो क्या है या कैसा है, क्या है और कैसा है। देखिए कैसे, मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा मोहन इज सैड, मोहन दुखी है, तो यहां कैसा है, आओ, मोहन दुखी है। ठीक है सर, और मैं लिखता हूं पर्ल ब्राइट, तब आपका जो मोती है वो कैसा है, ब्राइट है। ठीक है, क्या है, मोती है, कैसा है, ब्राइट है, दोनों क्वालिटी बताता है। ठीक है सर। अब जो आपका पर्ल है वो ब्राइट है, यहां भी आपको पता चल रहा है हाउ कैसा है। ठीक है सर, तो इतनी सी हमको बात क्लियर हो गई। अब ये जो तीन बातें हमने पीछे पढ़ी हैं, पहली चीज तो किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है, पहली चीज क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा क्या किया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि कोई व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है, और तीसरी चीज क्या है, कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है। इन तीनों चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अब क्रिया की परिभाषा हम दे सकते हैं। तो यहां से शुरू कर सकते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, क्रिया की परिभाषा। तो डेफिनेशन देने के लिए कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा आप जैसा पढ़ते हैं वही आप लिख दीजिए। यहां डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्ब की, मैं लिख देता हूं, अ वर्ब इज अ वर्ड which is used to tell, तीनों को हम ऐड कर देंगे, नहीं तो दो से भी काम चल जाता है। समथिंग इज डन और चलिए समथिंग इज डन बाय अ पर्सन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे और को हटा दीजिए, समथिंग इज डन बाय अ पर्सन। ठीक है, और थिंग ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन्स किसी पर्सन के द्वारा या वस्तु के द्वारा क्या किया जा रहा है उसे ये बताए। ठीक है सर, तो यहां हम इसे देख लेंगे, या फिर हम अपने आसान शब्दों में लिख देते हैं, जैसे अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes work done by a person or thing। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु के द्वारा क्या किया जा रहा है उसको ये बताए। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं।
काइंड्स ऑफ वर्ब। इस टर्म को ध्यान में रखेंगे, काइंड में और फॉर्म में अंतर होता है। ये आपके काइंड्स बता रहा हूं मैं, क्रिया के प्रकार। ठीक है, प्रकार हमेशा अलग अलग होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 काइंड्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। और वो कौन से हैं आपके? पहला तो है आपका नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है सर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं आप अकर्मक क्रिया। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। अब सकर्मक क्रिया का मतलब होता है, यहां मैं लिख दूं नीड्स एन ऑब्जेक्ट, और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां इसको इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इसे हिंदी में आप कर्म बोलते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, सॉरी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं एक यहां सकर्मक क्रिया का। जैसे मैं लिखता हूं मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, अब यहां राइटिंग के बाद जो आपका राइटिंग है वो वर्ब है, वर्ब आपका राइटिंग है। उसके बाद हमने देखा अ लेटर आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, तो ये जो आपका अ लेटर कहेंगे सर, हम किसी वर्ब के बाद लगा सकते हैं, आप किसी वर्ब के बाद नहीं लगा सकते। ये सर इसकी पहचान क्या होगी? मैं इसकी पहचान ही बता देता हूं, उसकी पहचान क्या होगी। देखिए, आप किसी वर्ब के बाद एक क्वेश्चन पुट करिए, और वो क्वेश्चन क्या होगा? पहचान है आपकी ये, आप एक क्वेश्चन पुट करिए, वो है व्हाट। ठीक है, आप किसी भी वर्ब के बाद व्हाट इस तरीके से क्वेश्चन करके देखिए, तो अगर उसका आपको कोई आंसर मिलता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी थिंग में, या किसी पर्सन, किसी थिंग में ही मिलेगा ऑब्वियसली, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब मींस सकर्मक क्रिया। जैसे मैं लिखा मोहन इज राइटिंग, राइटिंग का मतलब मैं जैसे बोलता हूँ वाट का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अ सॉन्ग, कुछ भी आ सकता है, तो आपका ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही मैं इंट्रांजिटिव की बात करूं, तो इंट्रांजिटिव में यहां आपको कोई भी कर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत जल्दी से नहीं पड़ती है। ठीक है, वो ऑप्शनल होता है, आप लगाना चाहे लगा दीजिए। ठीक है, नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत यहां नहीं पड़ती है। और उसके लिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए मैं लिखता हूं राजेश इज वॉकिंग। जैसे मैंने लिखा राजेश इज वॉकिंग। ठीक है, राजेश टहल रहा है। अब वॉकिंग के बाद में अगर क्वेश्चन पुट करता हूं, यहां क्वेश्चन पुट करके देखिए वाट, तो वाट का कोई सेंस रहा? यहां कोई सेंस नहीं रहा, वाट आपका वर्थलेस है, यूजलेस है। ठीक है सर, तो यहां आपका जो वॉकिंग है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसी से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, तो आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अगर और भी एक दो एग्जांपल लिख के देखना है, तो एक दो एग्जांपल और लिख के देखिए। जैसे मैं लिखता हूं सुरेश इज स्लीपिंग। ठीक है सर, तो अब स्लीपिंग के बाद अगर आपने क्वेश्चन पुट किया व्हाट, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो आपका स्लीपिंग इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे इधर भी आप लेके देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं लिख देता हूं
चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब प्लेइंग के बाद क्वेश्चन पुट करिए व्हाट, तो कुछ भी आ सकता है, क्रिकेट आएगा, हॉकी आएगा, फुटबॉल आएगा, कुछ भी लगा दीजिए आप। मैं यहाँ लगा देता हूं लूडो। ठीक है सर, तो बच्चे लूडो खेल रहे हैं। बात क्लियर हो गई आपकी यहाँ। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपके काइंड्स ऑफ वर्ब थे। इनका यूज डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, तो इससे और आगे बढ़ते हैं, ये काइंड से आगे हम बढ़ जाते हैं, तो अब आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अब आते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो अब आपकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो होती है आपकी मेनली दो फॉर्म होते हैं आपकी। ठीक है, एक तो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब इसे देखेंगे आगे, आपकी फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनको समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए सर, फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होंगी? जो आपकी फाइनाइट वर्ब्स होंगी ना, वो अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहां मैं लिख दूं चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, ठीक है, एंड टेंस। ठीक है, या फिर ऑफ टेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके काल के या फिर काल के हिसाब से आपका टेंस के अकॉर्डिंग नंबर भी उसका चेंज हो जाएगा, नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, ये वर्ब आपकी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं यहां, तो आपकी समझ में जल्दी आ जाना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं आपका ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए आपका ही सिंगुलर नंबर है, प्लेज के हिसाब से हमने एस लगा दिया, एस और ई एस। ठीक है, फिर हम टेंस पढ़ेंगे तो एस और एस क्यों लगाया वो नियम भी हम जान जाएंगे। लेकिन ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, जैसे ही मैं इसका, ये तो आपका सिंगुलर था, ये क्या है आपका सिंगुलर है। अगर नंबर पर हम ध्यान दें तो हमने देखा है नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब इसी को प्लूरल कर देते हैं, तो ही की जगह हम कर देते हैं दे। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए जैसे ही यहां पर आपका ये दे हुआ, जैसे ही आपका यहां दे हुआ, नंबर चेंज हुआ, प्लूरल हो गया, तो यहां पर वर्ब की, वो वर्ब की प्रवृत्ति चेंज हो गई है, वर्ब चेंज हो गई आपका, अब ये आपका प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही नंबर चेंज हुआ, तो ये आपका पहले सिंगुलर था, तब वर्ब कुछ और थी, अब ये आपका, जब जैसे ही हमने नंबर चेंज किया है, नंबर सिंगुलर से प्लूरल में डाला है, तो आपका ये वर्ब की, वर्ब भी आपकी चेंज हो गई है। ठीक है सर, चलिए, और अगर टेंस के हिसाब से देखें तो टेंस के हिसाब से भी इसी को देख लीजिए। मैं यहां लिख देता हूं ही प्लेड क्रिकेट। तो अब देखिए आपका टेंस, जैसे ही आपका टेंस चेंज हुआ, तब यहां पहले प्लेज था, प्ले हो गया, अभी आपका प्लेड हो गया। जैसे ही पास्ट में पहुंचा, उसने क्रिकेट खेला। ठीक है सर, तो आपका ये था फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब और थोड़ा गहराई में चलते हैं। अब हम जानते हैं आपके फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यहां लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब।
आज मैं सारे के सारे वर्ड्स को कैपिटल में लिख रहा हूं, वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी शिकायत मेरे पास ये आई कि सर आपकी हैंड राइटिंग कभी कभी गड़बड़ कर जाती है जो लिखने में, वो जो बात सही है। तो फिर मैंने इसे लिखने का तरीका चेंज अपना कर दिया कि मैं सारे के सारे लेटर्स को अब कैपिटल में लिखूंगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है सर। तो टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो फाइनाइट वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो आपका होगा मेन वर्ब, पहला आपका मेन वर्ब और दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है सर। मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसके बाद हम, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि मेन वर्ब्स कहां से आती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी कहां से आती हैं। तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें तो मेन वर्ब को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, इनको हम बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हैं, प्रधान क्रिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है आपका प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है सर। तो देखिए, मैं जैसे इनके मेन वर्ब के एग्जांपल आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं मेन वर्ब के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। और जितनी भी क्रिया हैं आप मेन वर्ब में लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं रीड, ठीक है, राइट, ठीक है, मैं लिख देता हूं गो, मैं लिख देता हूं कम। ये आपकी सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम चलिए पहले मेन वर्ब की बात कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब पे पहुंचेंगे। तो ये आपकी मेन वर्ब थी। अब मेन वर्ब को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहां अगर आप मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब को भी आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। मेन वर्ब्स को आपने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो किस किस तरीके से, आपका पहला होगा, मैं लिखता हूं पहला, वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होता है, दूसरा वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमजोर क्रिया और मजबूत क्रिया। ठीक है सर। तो अब आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आपकी क्या होती हैं? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं, यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की जब बारे में जब बात चल रही है तो थोड़ा सेपरेट समझाता हूं। फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की अब बात चल रही है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं आपके? प्रेजेंट, ठीक है, ये देखिए आपका, इनका जो प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, इनका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब डिफरेंट फॉर्म्स को समझने के लिए एक नया पेज ले लेते हैं। आपका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे। मैं यहां लिखता हूं, देखिए ऊपर में लिखता हूं प्रेजेंट, ठीक है, यहां लिख देता हूं पास्ट और यहां लिख देता हूं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखते हैं सर, मैं लिखता हूं गो, मैंने यहां लिखा गो। अब पास्ट फॉर्म क्या होगी इसकी?
वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गॉन। सबको पता है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दिया राइट, इसका हो जाएगा रोट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है इसकी, रिटेन, सबको पता है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी की सारी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों की तीनों फॉर्म्स इनकी अलग अलग होंगी, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोला जाता है। ये तो रही आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब बात आती है आपकी वीक वर्ब्स की, ठीक है। तो वीक वर्ब्स को तो जरा समझ लेते हैं क्या है। देखिए, अब वीक वर्ब्स को मैं बता दूं आपको, यहां क्या था, आपका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों तीनों फॉर्म इनकी हर एक वर्ब की अलग थी, लेकिन यहां क्या होगा, इनकी पास्ट, मैं लिखता हूं ईडी, ठीक है, या फिर डी और टी, ठीक है, इज यूज्ड टू मेक पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। दोनों को बनाने के लिए इसमें ईडी, डी या टी, इन तीनों में से किसी एक लेटर का हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं यहां पर लाफ, लाफ की पास्ट फॉर्म होती है आपकी लाफ्ड, और ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म भी आपकी, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल भी लाफ्ड ही होती है, ठीक है सर। ऐसे ही मैं लिख देता हूं वॉश, तो क्या होगा आपका ये वॉश्ड, और इधर भी वॉश्ड, तो इसमें हमने ईडी लगाया दोनों में। मैं लिखता हूं स्लीप, क्या हो जाएगा स्लेप्ट, और इधर भी स्लेप्ट। इनमें ईडी, डी और टी लगा करके ये आपकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती हैं, इसलिए इनको आप वीक वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है सर। ये तो रही आपकी फाइनाइट में मेन वर्ब्स की बात, ठीक है सर। ये आपकी फाइनाइट वर्ब्स थी, फाइनाइट वर्ब में भी आपका ये मेन वर्ब था, ठीक है। मेन वर्ब में अब इसके बाद चलते हैं फाइनाइट वर्ब में ही आगे बढ़ते हैं, और अब आएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ। मैं यहां लिख दूं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको आप सहायक क्रिया भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको आप, सहायक क्रिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक आपका, ऑक्सिलरी वर्ब्स और सहायक क्रियाएं, ठीक है सर। अब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया का मतलब ये बाकी क्रियाओं की सहायक होती हैं, वाक्यांश में या सेंटेंस में आपकी मुख्य क्रिया की ये क्रियाएं सहायक होती हैं। इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टू पार्ट्स में, इनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो कौन से पार्ट हैं, पहले तो डिवाइड किया जाता है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, और दूसरे पे आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है सर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपकी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, बात ले लेते हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं।
देखिए इनको हम बोल देते हैं टू बी वर्ब्स, टू बी, ठीक है, जिसका मतलब होता है होना। हमने पहली शुरुआत में भाई कही थी बात, इसका मतलब होगा आपका होना, टू बी, टू बी का मतलब होता है होना। और यही हमने शुरुआत में पढ़ा था जब इसका पढ़ रहे थे कि क्रिया का मतलब होता है टू बी, किसी कार्य का होना, वर्बम से आया है और वर्बम का मतलब क्या होता है होना, ठीक है, या करना। तो यहाँ टू बी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, टू बी होना, ठीक है सर। अब होने में क्या है आपकी, इसको हम बोलते हैं इज, आर, एम, ये आपका प्रेजेंट केस में आएगा, ठीक है। इसकी 5 टू बी के मैं लिख देता हूं 5 फॉर्म्स, ठीक है। तो टू बी के आपके 5 फॉर्म होती है, एक तो इज, आर, एम, ये प्रेजेंट केस में हो जाती है आपकी, और वाज, वर, इनको आप करते हैं पास्ट केस में, पास्ट टेंस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं दूसरी, जिसका मतलब मेन वर्ब होती है डू, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। अब करना का मतलब इसे भी हम डज और डिड, दो पार्ट्स में और तोड़ देते हैं, ये भी आपका ऑक्सिलरी में इनको हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका ये टू बी और डज, ठीक है सर। अब टू बी की हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस पढ़ लिया, अब इसका परफेक्ट केस क्या होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है बी, पास्ट पार्टिसिपल आपका बी, ठीक है सर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज, आर, एम प्रेजेंट केस में आ जाएंगे टू बी के, वाज, वर इसके आपके पास्ट टेंस में आ जाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, और आपका पास्ट पार्टिसिपल केस में क्या पहुंच जाएगा आपका बी, ठीक है सर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अब बढ़ते हैं आप आगे मॉडल वर्ब्स के ऊपर। हम मॉडल वर्ब्स के ऊपर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। वहां जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको आप ऑर्डिनरी वर्ब्स की, प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप क्या बोलते हैं, ये आपकी जितनी भी सारी की सारी जितनी ये वर्ब्स हैं, इनको आप ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, ठीक है सर, ऑर्डिनरी वर्ब्स। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आदत है कर्सिव लिखने की, इनको आप ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम मोड वर्ब्स के लिए। अब जानते हैं व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज। आप जरा मॉडल ऑक्सिलरी पर ध्यान देंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं आपकी, देखिए मैं यहां से सीधा लिख देता हूं, कैन, इसकी पास्ट फॉर्म कुड, ठीक है, मे, इसकी पास्ट फॉर्म माइट, ठीक है, विल, इसकी पास्ट फॉर्म वुड, ठीक है सर, शैल, इसकी पास्ट फॉर्म शुड, मस्ट, ठीक है, और ऑट, ये आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। और इसके साथ साथ हम नीड और डेयर, नीड एंड डेयर, इनको भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज में शामिल कर लेते हैं, नीड एंड डेयर।
तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट, ये आपकी सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। दूसरी बात मैं अगर इनको बता दूं, मॉडल ऑक्सिलरी को हम डिफेक्टिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स। अब इनको डिफेक्टिव वर्ब क्यों बोलते हैं? डिफेक्टिव वर्ब इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनका ना तो कोई सिंगुलर फॉर्म होती है, ना ही इनके पीछे हम एस या ईएस लगा करके जब हम इनको सेंटेंस में टेंस यूज करेंगे तो इनके पीछे हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, इनकी आप देखेंगे तो कोई भी इनका सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म इनकी नहीं होती है, और ना ही इनको हम जीरंड, जीरंड हम अभी पढ़ेंगे बाद में, मतलब आईएनजी फॉर्म भी इनकी हम लगा करके नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इनको हम इसलिए डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं। बाकी वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, एस यस लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में आप एस या ईएस या आईएनजी मींस उसे आप जीरंड नहीं बना सकते, इसलिए आप इनको डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं। अब इनका यूज क्या है, सारे के सारे यूजेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ पहले बता चुका हूं मैं, ये आपका इंट्रो, आपका ये सारा का सारा परिचय चल रहा है, आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है सर, अब आते हैं, ये तो बात थी यहां तक फाइनाइट वर्ब्स की, अब चलते हैं हम नॉन फाइनाइट्स की तरफ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अब ये फाइनाइट वर्ब का उल्टा होगा। फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता था, वो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज हो रहे थे। ये नॉन का मतलब ये से याद कर सकते हैं, नॉन का मतलब ना बदलने वाला। ठीक है, वो फाइनाइट का मतलब चेंज होने वाला, और नॉन फाइनाइट, नॉन से मतलब ना बदलने वाला। तो क्या होगा ये, मैं यहां लिख दूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, मैं लिख देता हूं यहां टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, ये सेम ही रहते हैं, टेंस काल, नंबर वचन, पर्सन पुरुष। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इनको देख लेते हैं, आपका ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदलते। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, तब आपकी समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूं, वी वेंट टू सी आर की, वी वेंट टू आगरा टू सी ताजमहल। ठीक है, हम आगरा गए ताजमहल देखने के लिए। ठीक है सर, तो ये आपका वेंट है, ये तो आपका फाइनाइट वर्ब है, इतनी बात समझ में आ गई। और टू सी, ये आपका कभी चेंज नहीं होगा, सी जो है आपका टू सी और सी, ये चेंज नहीं होगा। यहां हम प्लूरल था, नंबर देखिए प्लूरल है, आपका मेन वर्ब देखिए आपका ये जो है पास्ट फॉर्म की लिखी हुई है। अब इसी को हम और दूसरे फॉर्म में लिख के देख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, आई गो टू आगरा टू सी ताजमहल। ठीक है, तो ये देखिए नंबर सिंगुलर हो गया आपका, ये भी पर्सन के हिसाब से चेंज हो गया फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये आपका जैसा था वैसा का वैसा ही
है, टू सी। ये पहले भी टू सी था और अभी भी टू सी है। इसे हम कह सकते हैं काल, वचन, पुरुष के हिसाब से ये नहीं बदलता। ठीक है सर। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में हम आगे बढ़े तो हम जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम तीन प्रकार से जान सकते हैं, या फिर हम कहें कि इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं, इनको जरा देख लेते हैं एक बार। तो मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब इनके क्या क्या टाइप्स हो जाएंगे, इनको हम तीन प्रकार में तोड़ सकते हैं। पहला, आप इसे लिख सकते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। दूसरा, आप इसे लिख सकते हैं जीरंड, ठीक है। और तीसरा, आप इसे लिख सकते हैं पार्टिसिपल। ठीक है सर, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। चलिए अब इनको देख लेते हैं। ये आपका इन्फिनिटिव क्या है, आगे बढ़ते हैं इसी में। जीरंड क्या होगा और आपका पार्टिसिपल क्या होगा। ठीक है सर, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है आपका। यहां आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को समझते हैं ये क्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जैसे हमने पहले पढ़ा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, ऐसे ही यहां इसकी भी इन्फिनिटिव की पहचान सेम ही हो जाएगी। इसे लिख देते हैं डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, ठीक है, और टेंस। टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है। या फिर दूसरी चीज लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां, इट सिंपली नेम्स, इट सिंपली नेम्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स। ठीक है। देखिए क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं। पहली बात तो हमने देख लिया कि ये आपका नंबर, वचन, पर्सन, पुरुष और काल के हिसाब से नहीं बदलेगा। क्या होगा, ये क्रिया द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है, क्रिया द्वारा इंगित कारक को। मतलब टेंस में हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, अब थोड़ा समझना आसान होता है। मैं अगर एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए, आई वांटेड, ठीक है, टू सी एग्जीबिशन। जो प्रदर्शनी लग रही है हम उसे देखना चाहते हैं। तो यहां दो हैं वर्ब, एक तो वांटेड आपकी वर्ब है, दूसरा वर्ब है टू सी, देखना। ठीक है। अब मैंने कहा ना कि ये आपका इट सिंपली नेम्स एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स, मींस जो क्रिया के द्वारा कार्य दिखाया जा रहा है उसको दर्शाता है। क्रिया एक तो वांटेड है, ये आपकी कोई क्रिया हो गई, वांटेड चाहना। और टू सी द एग्जाम एग्जीबिशन, हमें एग्जीबिशन को देखना, ये हमारी इच्छा है कि हम एग्जीबिशन को देखना चाहते हैं। ठीक है। तो पहली वर्ब डिनोट कर रही है सेकंड वर्ब को। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट, ये आपकी ये जो है नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव, सी जो है आपका ये टू सी, ये इन्फिनिटिव है। कंप्लीट टू सी ये आपका इन्फिनिटिव है। ठीक है सर। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, शी डिसाइडेड टू डू इट, उसने इसे करने की ठान लिया। ठीक है। तो डिसाइडेड टू डू, अब जो आपका ये टू डू है ये आपका इन्फिनिटिव है इसमें। इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो
अब इसके बाद एक और चीज मैं बता दूं जो समझने वाली है, वो ये है कि आप इन्फिनेटिव के साथ, इन्फिनेटिव को टू के साथ और बिना टू के, यहाँ टू का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसे बिना टू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, मैं लिख देता हूं इन्फिनेटिव को बिना टू, ठीक है, के प्रयोग व टू के प्रयोग के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने पहला वाला एग्जाम्पल है, ये तो आपके टू के प्रयोग वाले हो गए। अब इसको बिना टू के कैसे करेंगे, उसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इधर बिना टू के भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं लेट हिम प्ले, आप उसे खेलने दें। तो यहां लेट जो है आपकी इन्फिनेटिव है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आई मेड हिम वर्क, आई मेड हिम वर्क, मैंने उससे काम करवाया। तो यहां भी आपका कोई टू नहीं है, आई मेड जो है आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, इतनी सी बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये इन्फिनेटिव था। अब हम इन्फिनेटिव के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनको समझ लेते हैं। यहां आती है बात अब फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के फॉर्म्स क्या होंगे, इन्हें देख लेते हैं। इन्फिनेटिव के चार फॉर्म्स होते हैं। नंबर एक पे तो आता है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है आपका पैसिव वॉइस, तीसरे नंबर पर होता है आपका प्रेजेंट इन्फिनेटिव, और चौथे नंबर पर होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है सर, ये तो आपके फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव हो गए। अब इनका यूज जो है, एक्टिव वॉइस इसे भी हम पढ़ेंगे बाद में, पैसिव वॉइस इसको हम बिल्कुल एक्टिव पैसिव वॉइस को एक साथ पढ़ेंगे, और प्रेजेंट इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं और परफेक्ट इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक करके सबको पढ़ते चलेंगे, ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है सर, और यूं ही अगर अब इसके काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात की करें, तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं इन्फिनेटिव के। ये तो फॉर्म्स थे, इसमें से फॉर्मेशन हो गया इनका, इनमें से टूट के बनते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन काइंड्स में और फॉर्म में दोनों में फर्क होता है। तो आपका ये काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, इसको अगर समझें तो ये आपके दो तरीके के होते हैं। पहले नंबर पे होता है आपका द नाउन इन्फिनेटिव, अब ये नाउन इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन इन्फिनेटिव होता है ये आपका, जैसे हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे ही ये जो आपका नाउन इन्फिनेटिव होता है, ये यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस ये कर देगा। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर देखें, यहीं से ही समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं लिख देता हूं टू फाइंड फॉल्ट इज इजी,
मीन्स किसी की गलतियां ढूंढना बहुत आसान होता है। तो यहां देखिए आपका जो टू फाइंड है ये वर्ब है, लेकिन यहां पर एक तो हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया है, जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो कोई प्रोनाउन होता है या नाउन होता है। तो यहां पर किसी नाउन का यूज हम कर सकते थे, लेकिन नाउन की जगह हमने टू फाइंड एक इन्फिनेटिव और एक वर्ब का यूज किया है। ये क्या है आपका इन्फिनेटिव केस है, जिसे हम बोल देंगे नाउन इन्फिनेटिव। ठीक है सर। तो ये यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपका जो दूसरा है वो होगा आपका द जीरेंड इन्फिनेटिव। दूसरा कहलाता है आपका द जीरेंड इन्फिनेटिव। अब जीरेंड इन्फिनेटिव क्या होता है? जीरेंड इन्फिनेटिव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहां होता है ये किसी संज्ञा, ये किसी संज्ञा या विशेषण, ठीक है, या फिर क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है सर। द जीरेंड इन्फिनेटिव, आपका जो जीरेंड इन्फिनेटिव है ये आपको किसी संज्ञा, किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताएगा। और दूसरी चीज ये हमेशा दूसरी चीज जो है ये हमेशा सेंटेंस या वाक्य के बीच में ही आएगा, मध्य में आता है। ठीक है। तो दो पहचान है, एक तो ये आपकी क्रिया या विशेषण और संज्ञा किसी की विशेषता बताएगा। दूसरी चीज ये हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आएगा। ठीक है सर। तो अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि ये बात कितनी सही है। एक इन्फिनेटिव, जीरेंड इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं लिखता हूं ही स्पोक लाउडली, ठीक है, टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल। उसने अपने आप को सुनाने के लिए अपनी आवाज तेज किया, फिर तेज आवाज में बोला। ये आपका लाउडली जो है ये आपका जीरेंड इन्फिनेटिव है। ठीक है। दूसरी चीज देखिए कैसे, हमने क्या कहा था, क्रिया की या संज्ञा की या विशेषण की, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों में से किसी की विशेषता बताएगा, किसी को क्वालिफाई करेगा। तो ये स्पोक जो है आपका ये वर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है, बोला कैसे, तेज बोला। ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी में, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर समझें। मैं लिखता हूं यहाँ ही स्पोक लाउडली टू मेक, या फिर एडजेक्टिव वाला कोई भी सेंटेंस यहाँ यूज कर देंगे, ही स्पोक लाउडली टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल। उसने अपने आप को सुनने योग्य बनाने के लिए, मीन्स उसकी आवाज कम थी, अपनी आवाज को तेज बोला। ठीक है। तो ये था आपका द जीरेंड इन्फिनेटिव। यहां अब इसके भी आपके फोर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। जीरेंड इन्फिनेटिव के भी आपके चार फॉर्म्स होते हैं। द जीरेंड इन्फिनेटिव हैज फोर फॉर्म्स। इसके भी चार फॉर्म्स होते हैं। देखिए दो तो होते हैं आपके एक्टिव वॉइस के लिए, टू फॉर एक्टिव वॉइस एंड टू फॉर
पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दो आपके एक्टिव वॉइस के लिए, दो पैसिव वॉइस के लिए। इनको हम इनका यूज एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है आपकी पार्टिसिपल की, कि अब आपका पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है सर। और ये हमारा ये वर्ब के इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है पार्टिसिपल, ठीक है सर। तो आइए जानते हैं पार्टिसिपल क्या है। द पार्टिसिपल तो ये आपका पार्टिसिपल जो होता है, ये ऐसा शब्द होता है जो कुछ तो क्रिया होगा और कुछ एडजेक्टिव होगा। आंशिक रूप से क्रिया और आंशिक रूप से विशेषण होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, द पार्टिसिपल इज अ वर्ड द पार्टिसिपल इज अ वर्ड which is partly verb and partly adjective। ठीक है सर। तो जब ये आपका आधा या फिर आंशिक रूप से वर्ब होगा, आंशिक रूप से विशेषण होगा, तब इसे हम कह देते हैं वर्ब एडजेक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सो इट इज कॉल्ड, इसका दूसरा नाम जो है वर्ब एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी है। वर्ब एडजेक्टिव पार्टिसिपल, ठीक है सर। इतनी सी बात क्लियर है। देखिए, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपका आधा वर्ब और आधा एडजेक्टिव किस तरीके से होता है। मैं लिखता हूं, वी सॉ द गर्ल स्माइलिंग। हमने मुस्कुराती हुई लड़की को देखा। तो ये जो आप स्माइलिंग पर ध्यान दीजिए, स्माइल का मतलब एक तो लड़की मुस्कुरा रही है, वर्ब हो गई, ठीक है। और लड़की की खासियत क्या है, वो स्माइल कर रही है, वो आपका कुछ एडजेक्टिव और कुछ वर्ब। उसकी विशेषता क्या है कि वो मुस्कुरा रही है, ठीक है सर। तो दोनों तरीके से देख लिया आपने कि आपका ये वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम ये कर रहा है। अब आती है बात पार्टिसिपल के काइंड्स की। तो अब काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल अगर हम देखे जाएं तो ये होते हैं आपके तीन काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। ये होंगे आपके तीन, जैसे देखो, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अकॉर्डिंग टू टेंस चलते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है सर। तो अब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसे देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, देखिए, ये आपका क्रिया का वह रूप होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, और इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, क्रिया के लास्ट में आईएनजी लगेगा। मैं लिख देता हूं, यह क्रिया का, इंग्लिश में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, यह क्रिया का वह रूप है जो एडजेक्टिव, ठीक है, मीन्स विशेषण का काम करेगा।
विशेषण का कार्य करता है और वर्ब में ing लगाने से बनता है। ठीक है सर, वर्ब में ing लगाने से बनेगा और विशेषण का काम करेगा। ठीक है, कैसे? एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इधर। मैं लिखता हूं अ रोलिंग स्टोन, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। ठीक है, तो आपका जो रोलिंग है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दोनों ही दशा दिखा रहा है। आपका पत्थर लुढ़क रहा है, ठीक है, तो लुढ़कने में आपका क्या है, एक तो वर्ब है और दूसरा विशेषण है, ये एडजेक्टिव भी है कि पत्थर लुढ़क रहा है। ठीक है, दूसरा मैं लिख दूं पोरिंग रेन, बारिश धीरे धीमे धीमे हो रही है। ठीक है, तो पोरिंग रेन में क्या है आपका, यहां भी बारिश हो रही है लेकिन धीमे धीमे, दोनों ही चीजें ये बता रहा है। ठीक है सर, चलिए ये तो रही आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात। अब आती है बात हमारी पास्ट पार्टिसिपल की। तो यहां बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो ये हमेशा जो वीक वर्ब होती हैं उन्हीं को हम जो वीक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है उन्हीं को हम आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। या फिर मैं लिख दूं यहां कमजोर क्रिया या वीक वर्ब्स या फिर कमजोर क्रिया में आपका डी ईडी या टी लगाने से बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स यहां देख लेंगे। मैं लिख देता हूं आपका लव, लव में हम जोड़ देते हैं ईडी, डी केवल डी जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका बन जाता है लव्ड। ऐसे ही अगर हम थ्रिल में जोड़ेंगे, थ्रिल में जोड़ देते हैं हम ईडी, तो ये बन जाता है आपका थ्रिल्ड। ठीक है सर, ऐसे ही स्पेंड में जोड़ देते हैं टी, तो क्या बन जाता है आपका स्पेंट। ठीक है सर, तो ये तो था आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब रहता है लास्ट में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बात कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। देखिए जैसे मैंने कहा था कि आपका इसका इंट्रोडक्शन भी इतना बड़ा है कि आपका लेक्चर एक कंप्लीट, एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे की, तो लगभग 1 घंटा होने को हुआ है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं हम। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होगा ये कैसे बनेगा, आपका हैविंग, एक शब्द हम यूज करेंगे हैविंग प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल, किसी भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है सर, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसे बोल देते हैं आप या तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से या फिर प्रयोग करके बनाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर है? देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, मैंने लिखा है हैविंग डन हिज वर्क फार्मर्स वेंट होम। ठीक है, तो यहां आपका जो हैविंग डन है, हैविंग लगाया हमने डू की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है डन उसमें, और आपका ये बन गया
परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं लिखता हूं द सन हैविंग राइजन। इस क्यों आएगा? द सन हैविंग राइजन, द फार्मर्स वेंट टू देयर फील्ड्स। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूरज उगा, किसान अपने खेतों की तरफ चल दिए। ठीक है सर। तो ये थे आपके वर्ब्स का इंट्रोडक्शन। यहां अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेल मैंने अपना पब्लिक किया है और मेल करके मुझे बता दीजिए। ठीक है सर। और फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ गहराई ग्रामर के बारे में आप जान रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको ग्रामर को डिटेल में सीखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी 10-10, 15-15 मिनट की या फिर आपको शैलो नॉलेज कहीं से भी आपको मिल जाएगी ग्रामर के लिए। इतनी डीप नॉलेज शायद ही आपको कहीं फिर पढ़ने को मिलेगी। ना तो कोई पढ़ाने का इच्छुक होता है और ना ही फिर कोई पढ़ने का इस तरीके से इच्छुक होता है। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सर। इतनी सी मेरी आपसे दरख्वास्त है। तो अगली वीडियो होगी आपका यूज ऑफ वर्ब्स, किस किस तरीके से हम वर्ब्स को यूज करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, इस वीडियो को आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप अगली वीडियोज पर जा सकते हैं। और अगर कुछ वीडियोज मिस हो रही हैं तो इनके नेक्स्ट पार्ट को मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूं, आई बटन से आप सीधे जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए, सीखिए और दूसरों को दिखाइए। नमस्कार।